देखिए क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टाइम, मास एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये चार की बात हो रही है। किस किस की? लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये बेस क्वांटिटीज होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज जो इनसे निकलती हैं लाइक फोर्स हो गई, ठीक है जी, मोमेंटम हो गई, प्रेशर हो गई, वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज में आती हैं। तो यहाँ जिनकी बात हो रही है ये सारी बेसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हुई है, द क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टाइम, mass, force, electric charge and many more are called basic quantity, physical quantity, drive quantity, specific quantity। देखो जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट है वो बेसिक क्वांटिटी कहलाते हैं। उनमें लेंथ, टाइम, मास तो शामिल है, लेकिन फोर्स तो बेसिक क्वांटिटी नहीं है। फोर्स तो जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है। अच्छा अब देखो, यहाँ बेसिक क्वांटिटी भी शामिल है, ड्राइव भी शामिल है। तो इसका मतलब ना आंसर बेसिक होगा ना ड्राइव होगा, बल्कि आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फिजिकल क्वांटिटी। पास पेपर में आई हुई एमसीक्यूज, द टर्म यूज फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स फॉर वेरियस यूनिट्स आर कॉल्ड, यानी टर्म जो कि यूज होती है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर वेरियस यूनिट आर कॉल्ड मल्टीपल यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट्स, बेस यूनिट, प्रेफिक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेफिक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 डेगामीटर बराबर होता है 10 मीटर के, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के। फिलहाल देखिए मैं सारी वो क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो मीटर से बड़ी होती हैं। एक बात कॉमन है, सबका जो एब्रीवेशन है कैपिटल लेटर से, DM, HM, KM, MM, GM। जैसे कि किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, मेगामीटर 10 की पावर 6 मीटर, गीगामीटर 10 की पावर 9 मीटर, टेरामीटर 10 की पावर 12 मीटर, पेटामीटर 10 की पावर 15 मीटर, हेक्सामीटर 10 की पावर 18 मीटर, जोक्टामीटर 10 की पावर 21 मीटर और योक्टामीटर 10 की पावर 24 मीटर। सो डियर, ये अब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकती है कि भाई एक टेरामीटर में कितने मीटर होते हैं, एक हेक्सामीटर में कितने होते हैं मीटर्स, ठीक है जी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अगर कल को उल्टा आ जाए कि 1 मीटर में कितने गीगामीटर होते हैं, हाँ जी ज़रा जवाब दें। जब 1 गीगामीटर में 10 की पावर 9 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने गीगामीटर होंगे? भाई उल्टा कर दें, +9 की या 10 की पावर -9 हो जाएंगे। अब एक पेटामीटर में 10 की पावर 15 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने पेटामीटर होंगे? हाँ जी जल्दी जवाब दीजिए, कितने होंगे? 10 की पावर -15 पेटामीटर। सो बहुत औसम बच्चों क्वांटिटी। अब ये यूनिट ग्राम के हिसाब से भी चलता है, यानी 1 टेरा ग्राम का मतलब है 10 की पावर 12 ग्राम, 1 पेटा ग्राम का मतलब है 10 की पावर 15 ग्राम। लेकिन मास में यूजुअली हम इतना यूज़ नहीं करते, इसको लेंथ में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो 10 की पावर 24 जो है वो हमारा योक्टा होता है, जहन में रखें इस बात को। और देखिए सबकी स्पेलिंग में ज़्यादातर ए आ रहा है, सिवाय इसके किलो के और हेक्टो के, ठीक है यार। ओके प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अब उन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ जो कि लेंथ में किससे बड़े हैं? जी जनाब, बल्कि मीटर से अब छोटे हैं। डेसी 10 की पावर -1 मीटर, सेंटी 10 की पावर -2 मीटर, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो न्यू से जाहिर करते हैं। देखो ज़्यादातर ये ओ पे एंड हो रहे हैं सिवाय सेंटी और मिली के, और सबको स्मॉल लेटर से एब्रीवेट करते हैं। याद करो वहाँ डेगा मीटर था तो डेसी हो गया, कैपिटल डी था स्मॉल डी हो गया, वो 10 की पावर 1 था, 10 की पावर -1 है। सो माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर, नैनोमीटर में 10 की पावर -9। अब देखो नैनो को तो 9 से याद रख सकते हो ना, नैनो 9, पीको 10 की पावर -12, फेमटो 15 से याद रख सकते हो, और फर्मी भी कहते हैं हम, 10 की पावर -15 को फेमटो भी कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं। हैटो 10 की पावर -18। अब याद करो 10 की पावर +21 जोक्टा था, अब जोक्टो है, वहाँ योक्टा था, अब योक्टो है। अब कल को उल्टा आ जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो वेल देखो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर था, तो मीटर 10 की पावर +9 हो जाएगा। एक फेमटोमीटर 10 की पावर -15 मीटर था, तो 1 मीटर 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। कल को पूछ लें कि भाई एक मीटर में जोक्टोमीटर कितने होते हैं, तो 10 की पावर -20 की जगह क्या हो जाएगा? +21। तो कौन सा मुश्किल है बच्चों, बस ये ट्रिक, ये चार्ट ध्यान में रखो। बड़ी अहम रिलेशन है कि 1 माइल में कितने फलंग होते हैं? 8 फलंग। ये जीके में भी आ सकती है चीज़, ठीक है जी। 1 माइल 1760 यार्ड के बराबर, 1 माइल ही 5280 फीट के बराबर, और 1 माइल 6330 इंचेस के बराबर।
1 मीटर में होते हैं 39.37 इंचेस, और अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 39370 इंचेस या 0.621 माइल, और 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। तो कुछ बड़ी हेमरल। देखो भाई, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में क्या होंगे? अब ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर के रिलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर से हो गए, और अब 100 नहीं बल्कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं? तो वेल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर की बात थी, सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं तो हमने 100 का स्क्वायर कर दिया था। अब मीटर क्यूब और सीएम क्यूब की बात है तो हम क्या करेंगे? 100 का क्यूब करते हैं। 100 का क्यूब यानी 10 की पावर 6। तो ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 सीएम क्यूब के। वेल सीएम क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है, ध्यान में रखिएगा। डीएम क्यूब और लीटर एक ही बात होती है। और 1 मीटर क्यूब में डीएम क्यूब कितने होते हैं? तो ये होते हैं 10 की पावर 3 डीएम क्यूब। और 1 डीएम क्यूब में सीएम क्यूब कितने होते हैं? तो ये होते हैं 10 की पावर 3 सीएम। देखिए 5 पेपर की बड़ी अच्छी एमसीक्यू से, एक फैटोम कितने फिट के बराबर होता है? तो लेंथ का यूनिट है, ये होता है 6 फिट के बराबर। यानी कोई 6 फिट का आदमी है तो बोलेगा भाई ये तो 1 फैटोम है। 1 ग्राम वेट कितने डाइंस के बराबर होता है? 981 डाइंस के बराबर। और 1000 माइक्रोन्स का मतलब है 10 की पावर -3 मीटर। दोबारा देख लें, 1 फैटोम 6 फिट, 1 ग्राम वेट इक्वल टू 981 टाइम्स, और 1000 माइक्रोन्स मतलब 10 गियर। कन्वर्जन पे ठीक ठाक एमसीक्यूज पेपर में आई है। 1 केजी बराबर होता है 2.2 पौंड यानी 35.2 ऑन्स। 1 पौंड बराबर होता है 0.45 केजी यानी 16 ऑन्स या 256 ड्रैम के। ठीक है जी, कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 पौंड में कितने ऑन्स होते हैं या ड्रैम होते हैं। 1 ऑन्स बराबर होता है 16 ड्रैम या 28.35 ग्राम। 1 क्वार्टर बराबर होता है 28 पौंड, सारे याद होने चाहिए। 4 क्वार्टर 100 वेट, 100 वेट 1 टन, और 1 ग्राम होता है 64.8 मिलीग्राम। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की मेजरमेंट में जो सवाल आते हैं कि एक डे में कितने सेकंड होते हैं, तो 86400 सेकंड। पेपर में आया हुआ सवाल, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं? 604800 सेकंड। एक मंथ यूजुअली 30 डेज वाले की बात होती है, तो सेकंड हो जाएंगे 2592000 सेकंड। एक ईयर ऑफकोर्स 365 की बात होती है, तो एक्यूरेट वैल्यू है 3153600 सेकंड। अप्रॉक्सीमेटली इसको जो पावर में कर देते हैं 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। ये तो हो गया टाइम का यूनिट। अब देखो एक यूनिट होता है जो कि लेंथ का होता है, लाइट ईयर। ये टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि लेंथ का यूनिट है। किसके बराबर है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। अब डायमेंशन होता क्या है? देखो लेंथ का पहला लेटर एल, मास का एम, टाइम का टी। तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन तो एल, एम, टी। ये लेंथ की, ये मास की, ये टाइम की। अब 7 फंडामेंटल यूनिट है तो 7 बेसिक डायमेंशन भी होंगे। करंट की ए, टेम्परेचर थीटा की के, नंबर ऑफ मोल्स की एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। ये दो तो बहुत कम यूज़ होती हैं, ये दो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, मेन ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेंथ, मास और टाइम का। अब देखो डायमेंशन में एक बड़ी दिलचस्प बात है, हर लेंथ चाहे वो डायमीटर हो, ठीक है, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, इसका हाफ रेडियस हो गया, डायमेंशन सबकी एल ही होगी। अब एक स्क्वायर की चारों साइडों का सम 4L कहलाता है। तो स्केलर नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायमेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरीमीटर यानी चारों साइडों का जो सर्कल का सम है, इसकी डायमेंशन भी एल होगी। हाँ, अगर एल को एल से मल्टीप्लाई करें यानी एरिया लेंथ स्क्वायर के बराबर होता है, तो एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम की एल क्यूब हो जाएगी। ठीक है जी, बड़ी अहम बात। अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम अपॉन एल क्यूब, डायमेंशन को कभी अपॉन में नहीं लिखते बल्कि इसको एम एल -3 लिख देंगे। ठीक है, माइनस में लिख सकते हैं। अब एक बात, एक चीज़ कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि 2 डायमेंशन का रेशो है। तो याद रखो रेशो की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ का यूनिट ना हो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ ये मैं भी। इसी तरह से याद रखो कि स्पीड या वेलोसिटी की बात करें
तो स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है एल लेंथ अपॉन टाइम, यानी एल अपॉन टी। अब फिर बात है कि डायमेंशन में अपॉन में नहीं लिखते, भले माइनस पावर में लिख दो, ये एल टी माइनस वन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एल टी माइनस वन अपॉन टी। अब ये एक टी है, सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, एल टी माइनस टू। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। अब देखो दुनिया की कोई भी वेलोसिटी हो, स्केप वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, डायमेंशन हमेशा एल टी माइनस वन होगी। दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसकी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल डायमेंशन एल टी माइनस टू होगी। अब एक बात और ध्यान से देखो कि फोर्स बड़ी है में, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो एम हो गया, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। और देखो हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट न्यूटन है, उसकी डायमेंशन यही होगी। हमें पता है वेट का यूनिट भी न्यूटन है, तो न्यूटन की डायमेंशन भी क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, रिएक्शन हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी फोर्स हो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ठीक है जी, बहुत बेसिक है ये डायमेंशन के। ठीक, बड़ी काम की बात है क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आती हैं कि जी फोर्स का यूनिट क्या है। अब ऑप्शन ए में न्यूटन दिया है, ऑप्शन बी में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो दोनों ही यूनिट है फोर्स के। ठीक है जी, न्यूटन तो हम सबको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। देखो एक्चुअली बिल्कुल आराम से समझो, फोर्स बेसिकली क्या होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस यानी लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, मैथ्स के रूल के तहत ये टी मल्टीप्लाई होता है टी स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो डायमेंशन हम ऐसा तो निकालते हैं, एम से मुराद मास, तो ये डायमेंशन, एल डिस्टेंस की डायमेंशन ऑफ कोर्स एल टाइम की अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर अपॉन में नहीं रहता, हमें अच्छी तरह पता है, ऊपर चला जाता है डायमेंशन में। एम एल टी माइनस टू फोर्स की डायमेंशन होती है। वैसे तो याद होनी चाहिए फोर्स की, बहुत इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। अब देखो डायमेंशन से यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत वक्त होता है कि जी फोर्स ऐसे सॉल्व भी आया था कि यार फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू है, तो पता इसका यूनिट क्या होगा। एम का मतलब है मास, तो किलोग्राम आ जाएगा। लेंथ का मतलब है, एल का मतलब है लेंथ, मीटर आ जाएगा। टी स्क्वायर है तो पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी कहानी हो जाएगी मेरे भाई। और फोर्स का यूनिट ऑफ कोर्स न्यूटन भी होता ही है। अच्छा, अगर आपको यूनिट दिए तो भी डायमेंशन निकाल सकते हो। किलोग्राम का मतलब है मास, यानी कि एम डायमेंशन हो गई। एम से मुराद मीटर यानी डायमेंशन एल तो हो गई। पर सेकेंड स्क्वायर तो डायमेंशन टी माइनस टू हो जाएगी। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और किसका चीज़ का यूनिट होता है, न्यूटन। वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो वेट की डायमेंशन भी क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। क्या फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन होता है, बिल्कुल होता है जी। तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। और टेंशन की डायमेंशन भी एम एल टी माइनस टू। कोई भी फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, कोएर्सिव फोर्स हो, तो फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। कौन सी डायमेंशन याद होनी चाहिए, कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसमें नाम है फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। लेकिन टॉपिक है डायमेंशन का, और बड़ी अहम डायमेंशन होती है स्पीड या वेलोसिटी, एल टी माइनस वन। अब देखो कोई भी स्पीड हो, ऑर्बिटल स्पीड हो, इसकी वेलोसिटी हो, हमेशा इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। एल से मुराद लेंथ, टी से मुराद टाइम। और एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो देखो टाइम से मज़ीद जब डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू। और अगर हम फोर्स की डायमेंशन लें तो एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो डेयर एक्सेलरेशन की डायमेंशन ऑलरेडी एल टी माइनस टू थी, ये हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास, फोर्स की डायमेंशन आ गई। ओके डेयर, अब बात हम करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन तो एम, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन तो हो जाएगी एम एल टी माइनस वन। अब बड़ी दिलचस्प बात है वैसे कि लीनियर मोमेंटम को लोग पी से जाहिर करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का सिंपल एल होता है। अच्छा, अगर एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी,
देखो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। तो ये जो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन है इसे एल से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। लेकिन तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो तो यार फोर्स का तो हम बार बार यूज़ हो रहा है। अगर मैं किसी चीज़ पर जोर देता हूँ तो उसका रीज़न होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। सो डेयर इसका मतलब ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। प्रेशर की या स्ट्रेस की डायमेंशन आ जाएगी। वेल प्रेशर और स्ट्रेस की जो डायमेंशन है हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो देखो प्रेशर का एक नाम स्ट्रेस भी होता है, प्रेशर स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन सेम होती है। हाँ तब स्ट्रेन जो है ये रेशो होता है और रेशो की कभी डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि डेंसिटी की डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन नहीं होगी। देखो डायमेंशन हमेशा उस चीज़ की होगी जिसका यूनिट होगा, और जिसका यूनिट नहीं होगा तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। डियर अब देखो एक हमें सबको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। हमको बोले कि भला जी की डायमेंशन निकालो, तो जी की डायमेंशन ऐसे निकलेगी कि भाई आर स्क्वायर उधर जाके एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वन एम टू उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। और एफ़ की डायमेंशन तो मैंने कहा याद होनी चाहिए, बार बार यूज़ हो रहा है। क्या होती है एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर ऑफ कोर्स डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगी, और एम वन एम टू यानी डायमेंशन एम स्क्वायर होगी। काटम काटी होगी बिल्कुल जी, एक एम कटेगा, एल स्क्वायर और एल मिल के एल क्यूब टी माइनस टू। और याद रखो डायमेंशन में अपॉन में नहीं होती, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और एम की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन। ये हो जाएगी कैपिटल जी की डायमेंशन। देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है हमारे पास वर्डन की। फोर्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट से। तो वेल फोर्स का मैंने आपको कहा याद रखो क्या होगा एम एल टी माइनस टू, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो वर्क का यूनिट होता है जूल्स, और किस चीज़ का यूनिट होता है जूल्स, एनर्जी का। तो एनर्जी की डायमेंशन भी यही होगी। हीट का यूनिट भी जूल्स होता है, हीट की डायमेंशन भी यही होगी। और चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो ऐसे भी सवाल आ जाता है कि जो वर्ड की डायमेंशन है सेम डायमेंशन किस चीज़ की होती है, तो जी एनर्जी, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो बात वही हो गई, टॉर्क की डायमेंशन भी वही होती है जो किसकी होती है भाई, हाँ जी वर्डन की, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी फोर्स के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन सी है भाई, हमारी वर्डन। चलिए पावर का डायमेंशन, तो पावर का मतलब होता है वर्डन अपॉन टाइम, और वर्डन का डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ऑफ कोर्स याद होना चाहिए, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई टी, क्योंकि जो वर्डन का है वही एनर्जी का भी होता है। अब इसको मज़ीद फर्दर टी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो टी नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए। टॉर्क की डायमेंशन पूछी थी, तो टॉर्क होता है मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, यानी आर क्रॉस एफ। अब रेडियस का मतलब है यानी कि डायमेंशन एल हो जाएगी, फोर्स भी उन्हीं में से जिनकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, यानी एम एल टी माइनस टू। अच्छा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगी। वैसे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और किसकी डायमेंशन होती है, एनर्जी की भी होती है, ठीक है जी, वर्क की भी होती है। तो ये वाली डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए एफ बराबर होता है 5 न्यूटन के, और थीटा जो होता है 60 डिग्री दिया हुआ है एक्स एक्सिस से, और कह रहे हैं एक्स कंपोनेंट बताएं। तो एक्स कंपोनेंट यानी एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा। वेल एफ 5 है, थीटा कितना है 60, कॉस 60 होता है हाफ, 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करें आंसर 5/2 न्यूटन। बड़ा अच्छा सवाल है फर्स्ट पेपर का, नैनो और एटो का रेशो बताएं। तो देखो नैनो होता है 10⁻⁻⁹, एटो होता है 10⁻⁻18, -18 ऊपर जाएगा +18 हो जाएगा, -9 +18 का मतलब है 10⁹ यानी नैनो और एटो का रेशो हमेशा 10⁹ होता है। नैनो एटो से 10⁹ बढ़ा। ये सवाल बहुत रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में। टॉर्क होती है R क्रॉस F sin थीटा। अब टॉर्क दी हुई थी √6
आर दिया हुआ है √2, एफ दी हुई है 2 और थीटा चाहिए। तो टॉर की जगह √6 पुट कर दो, आर की जगह √2, एफ की जगह 2 साइन थीटा। मैथ्स के रूल के तहत √2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या √6 को मैं तोड़ के √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। नतीजा क्या होगा? √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री या π/3 रहती है ना। आप देख लें ऑप्शन में क्या दिया है, तो इन्होंने ऑप्शन में 60 डिग्री दिया था, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कह रहे हैं पास्कल मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? वेल, पास्कल तो प्रेशर का यूनिट होता है और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पास्कल नहीं पूछा इन्होंने, पास्कल मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर पूछा, तो खुद पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, आगे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए। इसका आ जाएगा न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होती है, तो डायमेंशन t-1 हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है v = ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखो v की LT-1 है, r की L है, एल कट जाएगा, ओमेगा t-1 आ जाएगा, याद रखो। और E = h ओमेगा होता है। यहाँ से आपको h यानी ब्लैंक कांस्टेंट की भी डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा। याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक चीज़ होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन तो m होती है, वॉल्यूम की L³ होती है, तो इसकी डायमेंशन ml-3 हो जाएगी। अब कल आपको पूछेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होगी, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो डेंसिटी का रेशो होता है, और रेशो का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई डायमेंशन नहीं होगी, जिसका यूनिट नहीं तो उसकी डायमेंशन भी नहीं। अब देखो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मुश्किल है? फोर्स का मैंने कहा कि याद रखो, यहाँ जो ब्लू कलर से लिखा है अलग से इसलिए लिखा है, याद रखने वाले। जैसा कि वर्डन का भी मैंने कहा था ml² t-2 याद होना चाहिए, और फोर्स का ml t-2। तो फोर्स की जगह ml t-2 लिख दो, एरिया का L² होगा, आ जाएगा प्रेशर का। जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का होता है, लेकिन स्ट्रेन का फिर कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता तो ज़ाहिर डायमेंशन भी नहीं होगी। अब देखो, ये कैपिटल G होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F = Gm1m2/r²। तो कैपिटल G चाहिए, तो देखो एक तरफ G को लिख दो, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ। फोर्स हो जाएगी ml-t-2, ठीक है, ml-t-2 वैल्यूज़ पुट कर दो, कैपिटल G आ जाएगा, कैपिटल G की डायमेंशन। ठीक है भाई। देखिए, एक चीज़ होती है इम्पल्स, उसको हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, ml-t-2। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? टाइम से, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और होती है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, m ये हो गया वेलोसिटी का LT-1, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम से। मोमेंटम का ml-t-1 तो है ही, जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml²t-1 हो जाएगा। तो देखो ना, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की और वर्डन की तो मैंने कहा था, याद रखो, वर्डन और एनर्जी एक ही बात है। और देखो, बार बार इनका इस्तेमाल आ रहा है, किसी बात पे मैं बहुत फोकस करता हूँ तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ बार बार इम्पॉर्टेंट होती है। ये ब्लू कलर से राइट पे जो टॉप पे लिखा है मैंने, ये वो चीज़ें जो बार बार आएंगी। अब देखो, पावर में आ गया ना, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का अभी तो हमने निकाला था ml²t-2, फिर t से डिवाइड करते हैं तो ml²t-3 हो जाएगा। अब देखो, एक और बड़ी बात, डायमेंशन से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। देखो, पावर का एक यूनिट वॉट तो है ये, ठीक है, लेकिन और से देखो, मास का मतलब है kg, L² का मतलब है मीटर स्क्वायर, और टाइम t-3 हो जाएगा, यानी कि सेकंड पर क्यूब। एक बार ये आ गया था कि जी ये kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर क्यूब किसका यूनिट है, तो भाई ये भी किसका यूनिट होगा? पावर का ही यूनिट होगा। ये किसके इक्वल है? वॉट के इक्वल है। तो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा भाई मैं हर चीज़ इंशाल्लाह। अभी तो वही कहते हैं ना, एक एक चीज़ को बहुत डेप्थ में देखना है हमने,
एप्टीट्यूड टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बात ध्यान में रखो। अब देखो एक चीज़ है हीट कैपेसिटी, जो कि बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम के। एनर्जी का यूनिट ml² T-2 होता है, आपको पता है। डिवाइड कर दें T से, आपके पास हीट कैपेसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। फिर एक होती है लेटेंट हीट, जो कि होती है एनर्जी अपॉन मास के। देखो एनर्जी की तो बार बार बात आ रही है, एनर्जी कह लें या हीट कह लें, ठीक है, एक ही बात है। डायमेंशन के लिहाज से एक ही बात है, दोनों के डायमेंशन सेम है। और एक होती है स्पेसिफिक हीट। देखो बचपन से पढ़ते हो रहे स्पेसिफिक हीट Q = mc∆T। याद रहे, हम बात ये वाला जो T कर रहे हैं ना, ये टाइम के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली टेम्परेचर। वो स्मॉल टी से जब हो रहा होता है ना, देखो फार्मूले में स्मॉल टी टाइम को जाहिर करता है और कैपिटल टी डायमेंशन को, और फार्मूले में कैपिटल टी मौजूद है तो इसका मतलब जाहिर कर रहे हैं टेम्परेचर को, जिसकी डायमेंशन हम के लेते हैं। अब देखो क्यू का तो वही रहेगा, क्यू का मतलब है एनर्जी, ये मास और टेम्परेचर जो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये मैथ्स के रूल के तहत ऐसे ही होगा ना। अब एनर्जी की जगह एनर्जी के लिए लिख दो, मास की जगह मास की, और टी से मुराद टेम्परेचर, ऑफ कोर्स के आ जाएगा यहाँ पे, तो डायमेंशन आ जाएंगी। अब देखो जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको खुद अपने से करो ना, पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, जल्दी से। सिविर की जो स्पेशल हमारी क्लास होती है, एक एक पास पेपर एक एक यूनिवर्सिटी का सब हम करते हैं। इंटीरियर 2009 का फिजिक्स का पेपर, डायमेंशन ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम आर्क। तो भाई एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है तो पहले तो मोमेंटम को समझ लो, होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन तो एम होगी, वेलोसिटी की LT - 1 हो जाती है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई रेडियस से कर देंगे, रेडियस यानी लेंथ से कर देंगे, तो लेंथ L की जगह L² हो जाएगी, ml² T-1। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 resistor take a current of 7.5 ampere from a 30 volt battery. If two of resistors are 12 ohm and 10 ohm, find the third one. अब जनाब रेजिस्टेंस बराबर होती है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज 30 है, करंट 7.5 है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस आ जाएगी 4। अब देखो जो पैरेलल सर्किट है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R कितना दिया है 4, R1 कितना दिया है 12, R2 कितना दिया है 10, 1/4 = 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/R3। और 1/R3 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 इधर रहेगा, 1/12 और 1/10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 4, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा 60। 60 डिवाइड बाई 4 15, 60 डिवाइड बाई 10 6, 60 डिवाइड बाई 12 5। तो भाई यहाँ सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/60, जो आ जाएगा 1/15। और अगर 1/R3 1/15 है तो R3 हो जाएगा 50। कुछ पास पेपर में आए हुए डायमेंशन के क्वेश्चन। अब जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ वेव फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। अब देखो एनर्जी की डायमेंशन याद होनी चाहिए, ये क्या होती है ml² T-2। एरिया की L² T की T होगी। अब L² तो कट जाएगा, ये वाला T ऊपर जाके मजीद माइनस हो जाएगा, MT-3। ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ वेव की। लेटेंट हीट की हो जाती है हीट अपॉन मास। तो देखो हीट और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, ml² T-2। तो mm कट जाएगा, ये हो जाएगी L² T-2। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो चाहे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। अब एंट्रोपी है तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब बात टेम्परेचर की हो रही है, टेम्परेचर की डायमेंशन K होती है। एनर्जी, हीट और वर्क डन की डायमेंशन हमेशा सेम, यानी ml² T-2। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, K ऊपर जाएगा, ml² T-2 K-1 हो जाएगा।
वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की ml² T-2, चार्ज की AT, ए ऊपर जाएगा A-1 हो जाएगा, T-2 से -3 हो जाएगा। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज की AT, वोल्टेज की ml² T-3 A-1, तो T-3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T+4, A² हो जाएगा, M-1 हो जाएगा और L-2 हो जाएगा। ये फाइनल डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, किसकी आ जाएगी? कैपेसिटेंस की। तो ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन के हवाले। रेजिस्टेंस बराबर होती है वोल्टेज अपॉन करंट, क्या वोल्टेज हो जाता है ml² T-3 A-1, ठीक है, अभी तुमने निकाला है। इसको डिवाइड किससे कर दें? A से, तो होगा क्या, ये भी ऊपर चला जाएगा, A-2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस की डायमेंशन ml² T-3 A-2। और अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ। एरिया खुद L² होता है, तो देखो एक L कट जाएगा, L मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो होगी वो ml² T-3 A-2 होती है। जब इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml³ T-3 A-2 आ जाएगी, ठीक है जी। देखिए चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, Q = IT, तो I की जगह में T की जगह T, Q = AT। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वोल्टेज अपॉन चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज होगा, ठीक है। तो मेरे भाई बात सुनो, एनर्जी का यूनिट ऑफ कोर्स ml² T-2, चार्ज का AT, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं और जो इसका यूनिट की डायमेंशन होगी वही EMF की होगी, बात एक ही है। तो ये देखो क्या हो जाएगी, ml² T-3 A-1। अब देखो चार्ज की और वोल्टेज की भी मैंने ब्लू कलर से लिखी, जिस तरह फोर्स और बर्डन की लिखी थी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तभी मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी में भी इनका इस्तेमाल होगा। अब देखो फर्स्ट ईयर में आपने कितना बहुत हल्का सा बस डायमेंशन पढ़ा था, यहाँ जबकि डायमेंशन कितनी डिटेल में, कितनी डेप्थ में, कितनी सारी वैल्यूज़ की हम पढ़ चुके हैं, जिसकी मैं आपको तरकीबें भी बता। देखिए कंडक्टेंस बराबर होती है 1 रेजिस्टेंस के, तो जो भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन है उसको उल्टा कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। कंडक्टिविटी बराबर होती है 1/ρ के, यहाँ भी प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। ओके डियर, अब देखो बड़ी अहम तरीन बात कि कौन कौन सी डायमेंशन याद होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छे, पहली तो फोर्स ml-2, यही वेट की भी है, यही फ्रिक्शन की भी, यही टेंशन की। दूसरी हमारे वर्डन ml² T-2, एनर्जी, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, सबकी यही है। वेल एक और बड़ी अहम होती है चार्ज, जिसका फार्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो करंट की डायमेंशन को हम ए से जाहिर करते हैं 99.99% बुक में, कभी कभी आई से भी जाहिर होती है, लेकिन 99.99% बुक में ए में ही होती है, तो डोंट वरी, ए में ही आएगी। सो जी इसकी डायमेंशन हो गई 80। अब देखो एक और डायमेंशन जो चौथी बड़ी अहम है वो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ जनाब, ये होती है एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। अब एनर्जी की डायमेंशन तो हमें याद होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। ml² T-2 को जब हम AT से करेंगे तो AT भी ऊपर जाएगा, T-3 और A-1, ठीक है जी। ये हो जाएगी वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव की डायमेंशन। ओके बच्चों, यानी कि वो जो 6 डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए, अब एक बार रिव्यू करा दूँ क्योंकि बाकी सब में इनका इस्तेमाल है। फोर्स ml-2, वेट की, फ्रिक्शन की, टेंशन की ही होती है। वर्डन ml² T-2, एनर्जी, हीट, कोई भी एनर्जी हो, टॉर्क, इन सब की डायमेंशन यही होती है। चार्ज, इसकी डायमेंशन 80, वोल्टेज की ml² T-3 A-1, रेजिस्टेंस की ml² T-3 A-2 और रेजिस्टिविटी ml³ T-1 A। टेम्परेचर स्केल में डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं कि जब केल्विन 0 होगा तो सेल्सियस कितना होगा, सेंटीग्रेड कितना होगा, और एक और चीज़ होता है रैंकिन कितना होगा। तो देखो केल्विन जब 0 होता है तो रैंकिन भी 0 होता है, ये टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट 0। सेल्सियस की एक्यूरेट वैल्यू -273.15 है। फ़ारेनहाइट की भी जो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैसे तो -459 ही लिख लेते हैं, -459.67 है।
वेल जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो केल्विन 255.37, सेल्सियस -17.78 और रेन की 459.67। और जब सेल्सियस 0 होगा तो केल्विन 273.5, फ़ारेनहाइट 32 और रेन की होगा 491.67। देखिए कह रहे हैं 2 वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 30 है, एक का 51 है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? 82, 15, 78, 91। तो एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। एक बार इन दोनों का सम निकाल के देख लो, कितना आ रहा है? 81। एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो, कितना आ रहा है? 21। तो आंसर बिटवीन 21 to 81 हो सकता है, जिनमें 21 भी शामिल हो सकता है, 81 भी, इसके अलावा नहीं। तो 21 से 81 की कैटेगरी में सिर्फ एक ही नंबर है, और वो कौन सा है? 78। तो इनका मैग्नीट्यूड 78।